गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आपका चैप्टर है चैप्टर 6 विकास और जंतु और विकास। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्तन। तो भ्रूण का परिवर्तन किस तरह से होता है, देखिए। भ्रूण का परिवर्तन किस तरह से होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब निषेचन हो जाएगा, निषेचन के बाद क्या बन जाता है? एक गोल स्ट्रक्चर बन जाती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। बॉल मतलब गेंद के समान संरचना बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब जो ये युग्मनज है ये विकसित हो जाएगा, मतलब डेवलप हो जाएगा। डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा? क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। ठीक है, ये भ्रूण बनाता है। अब क्या है, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। क्या होगा? लगातार विभाजित होता रहेगा और गोले में बदल जाएगा। इसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित हुई संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इस विकसित हुई संरचना को हम लोग भ्रूण कहते हैं। समझ में आ गया? भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे उसके विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान आदि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की यह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है, गर्भ कहलाता है। ठीक है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। माँ के गर्भ में बच्चा आहार नाल द्वारा भोजन लेता रहता है। ओके, तो ये आपका हो गया जिसका भ्रूण का परिवर्तन। अब हम लोग आ जाते हैं जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। हम जानते हैं कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं। हम सभी को बताया ना, कुछ जंतु क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, और कुछ जो हमारे जंतु होते हैं वो अंडे देते हैं। अच्छा, जो बाद में शिशु में विकसित हो जाता है। ठीक है, जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं और शिशु धीरे और सीधे ही शिशु को जन्म दे देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं? डायरेक्ट ही शिशु को जन्म देते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पहले अंडे देते हैं, फिर उनमें से शिशु निकलता है और फिर वो शिशु बड़ा होता है। ठीक है, तो उन जंतुओं के अंडे एकत्र करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। वे जंतु जिनके अंडे एकत्र करने में आप सफल हो जाते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। अंडप्रजक जंतु हैं। इसी प्रकार गाय, कुत्ता, बिल्ली एकत्र करने में सफल हो जाते हैं, अंडप्रजक जंतु होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार गाय, कुत्ता तथा बिल्ली अंडे नहीं देते। अगर हम लोग गाय, कुत्ता और बिल्ली की बात करें तो ये अंडे नहीं देते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण है। ठीक है, जरायुज कौन होते हैं? जरायुज वो होते हैं जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, और जो वाले होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंडे देने वाले कहते हैं। और वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, और जो अंडे देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंडप्रजक जंतु कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, तो जरायुज किन्हें कहेंगे? वे सभी प्राणी जो अंडे देते हैं उन्हें हम लोग वे सभी प्राणी जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग जरायुज जंतु कहते हैं। और अंडप्रजक जंतु कौन होते हैं? जो अंडे देते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग अंडप्रजक जंतु कहते हैं। आ जाइए नेक्स्ट, शिशु का वयस्क में परिवर्तन। कोई शिशु होगा तो किस तरह से वयस्क में परिवर्तित हो जाएगा, देखिए। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के स्फुटन से निकले प्राणी जब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे क्या हुआ? जैसे कोई भी जैसे मुर्गी का अंडा है। ठीक है, मुर्गी के अंडे से बच्चा निकला तो फिर क्या है? जो बेबी होता है वो विकसित किस तरह से होता है? धीरे धीरे और किस तरह से पूरा मुर्गी बन जाता है। तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ मेंढक का एग्जाम्पल देखा है। देखिए, मेंढक के पहले क्या है? मेंढक के अंडे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। फिर क्या हुआ? उससे टैडपोल निकला। टैडपोल का ये है स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, डेवलपमेंट हो रहा है, ये हुआ, फिर ये स्टेज आए, और फिर लास्ट में जो है हमारा विकसित मेंढक बन गया है ना? आपको दिख ही रहा है। तो इसी तरह से हर किसी में होता है, चाहे मनुष्य के बेबी हों, चाहे फिर किसी भी जंतु के बेबी हों, इसी तरह से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक, तो क्या है? नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के स्फुटन से निकले प्राणी जब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात शिशु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कुछ जंतुओं में ऐसा भी होता है कि नवजात शिशु एकदम अलग होते हैं और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक है, रोशनी के समय कुछ कीट रोशनी के चारों ओर चक्कर काटते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रोशनी के चारों ओर कुछ कीट पतंगे होते हैं जो क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। आपने पिछली कक्षा में तितली का जीवन चक्र पढ़ चुके हैं। अब हम आपको मेंढक के बारे में बता रहे हैं जो हमारे आसपास तालाब, वर्षा में रुके पानी में पाए जाते हैं। मेंढक 3 चरण से होकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सबसे पहले मेंढक का जीवन अंडे से शुरू होता है, उसके बाद वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी अवस्थाएँ, जैसे कौन कौन सी अवस्था अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। जैसे अंडे से टैडपोल बनेगा, टैडपोल से लार्वा बनेगा और फिर लार्वे से वयस्क हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है ना। अब हम लोग आते हैं हाइड्रा में जनन। हाइड्रा क्या है? देखिए,
हाइड्रा एक सूक्ष्मदर्शी जंतु में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रा हमारा सूक्ष्मदर्शी जंतु है। सूक्ष्मदर्शी मतलब इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। तो क्या हो गया इसके बाद? ये उभार विकसित हो जाने पर एक नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, ये उभार टाइप का कलिका दिख रही है ना। अब कलिका क्या हो रही है? विकसित हो रही है। आपको दिख रहा है ये और विकसित हो गए और लास्ट में इसने क्या किया? इसको अलग कर दिया और यही हमारा क्या है? नया हाइड्रा है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो क्या है? ये उभार विकसित हो जाने पर एक नए जीव को जन्म देते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुल से एक नया जीव विकसित हो जाता है। हाइड्रा में जो मुकुल होता है उससे एक नया जीव विकसित हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। आपको याद रखना है। अलैंगिक जनन की अन्य विधियाँ अमीबा में दिखाई देती हैं और अलैंगिक जनन की और भी बहुत सारी विधि होती है जिसे हम लोग अमीबा में देख सकते हैं। अमीबा जो है वो भी एक हमारा क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखने वाली चीज़ है। अमीबा की संरचना के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकी होता है, इसमें केंद्रक में 2 भागों में विभाजन होता है, इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है। इस तरह से क्या होता है? अमीबा में भी जनन होता है और इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है अमीबा के बारे में। अब स्मरण और तथ्य आ जाइए। मीन्स जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसमें से क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो कौन कौन सी याद रखने वाली हैं? जनन जाति स्पीसीज का नियंत्रण बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए जनन आवश्यक है, यानी कि सभी जीव हैं जितने भी हैं वो सब जनन करते हैं। जब नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है तब लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, वृष्य नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुक्राणु कहते हैं। जननांगों में एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ या अंडाशय यानी डिम्बवाहिनियाँ तथा गर्भाशय होता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान युक्त गर्भ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। मीन्स केवल एक ही जीव हो, उसी में क्या हो? उसी में नर जनन अंग भी हो और उसी में मादा जनन अंग भी हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। ठीक है, भ्रूण क्या है? गर्भाशय की दीवारों में स्थापित होता है और वहीं से उसकी वृद्धि और परिवर्धन होता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आप इसकी एक्सरसाइजेस देखिए। अति लघु प्रश्न है, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं ये आप लोग कर लीजिएगा। भ्रूण मादा के किस भाग में रहता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी बुक में करने हैं। थैंक यू।